Good morning, class 9th. Students, we are on chapter number 2, Socialism in Europe and Russian Revolution, and the topic is economy and society, and we have done economy, and today's class we will discuss society. So let's start. Workers were divided in social groups. जो वर्कर्स थे वो कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड थे. कैसे? कुछ का लिंक्स था विलेजेस से, मतलब उनके गांव से, और कुछ शहरों में ही हमेशा के लिए बस गए थे. परमानेंटली दे वर सेटल्ड इन द सिटीज़ एंड दे वर डिवाइडेड बाय देयर स्किल्स. मतलब किस इंसान, मतलब किस वर्कर में कितनी योग्यता है, वो किस जगह पे काम कर रहा है, उस आधार पर भी उनको डिवाइड कर दिया गया था. अब यहाँ पर हम आधार देखते हैं, हम बेस देखते हैं. सो मेटल वर्कर्स, जो मेटल इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे वर्कर्स, वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे. एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर्स, उनकी स्किल, जैसे मेटल इंडस्ट्री में अगर वो काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा स्किल लगेंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल वर्कर्स थे. इस वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझते थे अदर वर्कर्स के कंपैरिजन में. नाउ अब परसेंटेज की बात करें तो 31% 1940 तक 31% वुमेन वर्कर्स थी इंडस्ट्रीज़ के अंदर. मतलब बहुत अच्छा अमाउंट, बहुत अच्छा परसेंट है यहाँ पर वुमेन वर्कर्स का. बट फिर भी वही बात, उन्हें वेजेस बहुत कम, मतलब उनको सैलरीज बहुत कम दी जाती थी मेंस के कंपैरिजन में. अगर हम बात करें तो या तो उनकी सैलरी हाफ होती थी या 3/4 होती थी. किसके कंपैरिजन की बात की जा रही है यहाँ पर? मेन के कंपैरिजन की. मतलब काम वो उतना ही कर रही हैं, मेहनत उतनी ही लग रही है, टाइम पीरियड वो उतना ही दे रही है. बट यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें तो बिल्कुल आधी सैलरी उनको दी जाती थी. और परसेंटेज क्या है यहाँ पर वुमेन की फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए? तो वो 31% वुमेन काम कर रही हैं फैक्ट्रीज़ में. ना इनके एसोसिएशंस बन गए थे वर्कर्स के, ताकि वो अपने जैसे कुछ मेंबर्स की हेल्प कर सके. बट बहुत ही कम एसोसिएशंस थे उनकी हेल्प करने के लिए. नाउ डिस्पाइट डिवीजन्स, जैसे डिवीज़न किस बेस पे था? उनका स्किल पे बेसिस पे था. कि मतलब कुछ अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझते थे, कुछ अपने, मतलब जब कोई ऊंचा है तो ऑब्वियसली कोई नीचा तो नहीं कह सकते हम यहाँ पर. हम यहाँ पे स्किल की बात करें तो जो स्किलफुल वर्कर्स थे वो अपने आप को ऊंचा समझते थे. पर ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न होने के बावजूद वो सभी वर्कर्स यूनाइटेड थे, उनमें यूनिटी थी अपने अधिकारों के लिए. वर्कर्स डिस्पाइट डिवीजन्स, वर्कर्स वर यूनाइटेड. अब यूनाइट किस लिए होंगे, किसके खिलाफ होंगे? जो उनका एक्सप्लोटेशन कर रहा होगा. तो एक्सप्लोटेशन हो रहा था वर्कर्स का, तो इस वजह से, एक्सप्लोटेशन की वजह से स्ट्राइक्स, मतलब हम जैसे बोलते हैं कि काम बंद कर देना या फिर अपनी मांगों को लेके हड़ताल करना. हड़ताल एक एक्यूरेट वर्ड हम बोल सकते हैं. तो हड़ताल हो जाती थी. तो अगर हम कुछ ईयर्स की बात करें तो हड़ताल कब कब हुई थी? 1896, 1897 एक मेटल इंडस्ट्री में भी हड़ताल हुई थी, जो कि 1902 में हुई थी. तो वर्कर्स भले ही स्किल के या फिर अपने बिलोंगिंग के आधार पर, जैसे कोई विलेजेस है, कोई सिटीज़ में परमानेंटली सेटल हो गया है, बट फिर भी ये अलग अलग होते हुए भी अपनी मांगों के लिए ये सभी यूनाइटेड थे. नाउ कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोर लैंड. जो कंट्री साइड पीजेंट्स हैं उनके पास लैंड थी. अब यहाँ पर भी हम लोग वो जो पीजेंट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक पीजेंट जिनके पास खुद की ज़मीन है, ठीक है, और एक पीजेंट्स मतलब जो काम करते हैं, किसान हम जिसे बोलेंगे. तो किसान के पास खुद की ज़मीन है तो वही अपनी तरह से वो हायर पोजीशन हो जाता है. और एक किसान जो दूसरों की ज़मीन पे काम कर रहा है, तो पीजेंट्स को भी यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेट मोर लैंड. कंट्री साइड पीजेंट्स से उनके पास अपनी ज़मीन थी, वो उन ज़मीनों पर कल्टिवेट करते थे अपने प्लांट्स को, ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को. बट यहाँ पर बात की जा रही है नोबिलिटी, द क्राउन एंड ऑर्थोडॉक्स, उनके पास भी उनसे कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी भूमि थी. लार्ज प्रोडक्शन और लार्ज प्रॉपर्टी उनके पास थी. पीजेंट्स के पास है, बट नोबल्स के पास, नोबिलिटी एंड ऑर्थोडॉक्स के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है. लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू डिवाइडेड, वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी. वर्कर्स कैसे डिस्क्रिमिनेटेड है और डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, और यहाँ पर पीजेंट्स कैसे डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंड.
कुछ पीजेंट्स के पास खुद की भूमि है, खुद की ज़मीन है, और कुछ पीजेंट्स दूसरों की ज़मीन पर काम कर रहे हैं। तो अब इसके आगे के पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि क्या इसके आगे के पॉइंट्स में पीजेंट्स को किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ हम लोगों ने पीजेंट्स की डिवाइडेशन तो देख ली कि 2 तरीके के पीजेंट्स थे। अब उन पीजेंट्स में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं वो देखते हैं। सो जो पीजेंट्स थे उनके अंदर, या फिर हम बात करें रशियन लोगों के अंदर, नोबिलिटी को लेके कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द सार। जो नोबल्स हैं उन्हें जो पावर मिली है वो राजा के प्रति अपनी भक्ति भावना को लेकर मिली है, न कि उनकी पॉपुलैरिटी, लोकल पॉपुलैरिटी को लेके मिली है। राजा के प्रति वो लॉयल है, इस वजह से उन्हें सारी की सारी पावर मिली है। अब इस वजह से एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और लोगों के प्रति कि आप तो राजा के हैं, आप हमारे जब है ही नहीं तो हम आपकी रेस्पेक्ट क्यों करें। अनलाइक फ्रांस, पीजेंट रेस्पेक्टेड नोबल्स। फ्रांस में हम लोगों ने देखा था कि पीजेंट्स ने नोबल्स की रेस्पेक्ट की थी और नोबल्स तो खुद उनके बिहाफ में खड़े हुए थे। अबेसीज का नाम याद होगा आपको, 2 नोबल्स थे जिन्होंने उन लोगों के खिलाफ, मतलब जिन्होंने थर्ड एस्टेट के लिए अपनी कुछ पॉइंट्स रखे थे। पैम्पलेट्स, अगर हम रिलेट कर पाएँ पिछले चैप्टर से, पैम्पलेट्स भी उन्होंने इशू किए थे। तो 2 नोबल्स थे जिन्होंने थर्ड एस्टेट की हेल्प की थी, और यहाँ पर नोबल्स तो खुद राजा के अंडर में है। तो इस वजह से फ्रांस में जितनी रिस्पेक्ट नोबल्स को मिली थी, फ्रांस के नोबल्स ने खुद थर्ड एस्टेट की हेल्प की थी, वो रेस्पेक्ट रशिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अनलाइक फ्रांस, पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स। रशिया, पीजेंट्स वॉन्ट लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि पीजेंट्स बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं रशियन पीजेंट्स वहाँ के नोबल्स की, और वो क्या चाहते हैं, उनकी खुद की ज़मीन चाहते हैं। दे रिफ्यूज़ टू पे रेंट, उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई जो रेंट है वो पे नहीं करेंगे, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लैंडलॉर्ड मतलब अपने मालिकों की ही हत्या करनी, उनका मर्डर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से जो आपका कंडीशन है रशिया की वो बिगड़ती जा रही है। बात वही है, कोई लोग राज करते हैं, कुछ को पसंद नहीं आता, फिर जब वो लोग खड़े होते हैं तो दोनों में कॉन्फ्लिक्शन हो जाते हैं, और वही रिजल्ट है किसका, एक रिवॉल्यूशन का। तो यहाँ से रिवॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। दे murdered the landlords. Who murdered their landlords? Russian peasants murdered their landlords. Now in 1902 ये जो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, और मेजर सबसे पहले इसने साउथ रशिया को इफेक्ट किया, और धीरे धीरे 1905 तक ये जो कंडीशन थी वो पूरे रशिया में फैल चुकी थी, ये कॉन्फ्लिक्शन पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड के बीच में। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीजेंट्स। जैसे जर्मनी की बात कर ले, फ्रांस की बात कर ले, इन पीजेंट्स से जो रशियन पीजेंट्स थे वो बिल्कुल अलग थे। वो किस तरीके से अपनी जो खेती बाड़ी है उसको संभालते थे, वो क्या करते थे, दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर, वो सारी की सारी ज़मीन को एक साथ इकट्ठा कर लेते थे पीरियडिकली, एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। और उस ज़मीन को एक साथ इकट्ठा कर लेते थे और लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या फिर उस ज़मीन को डिवाइड कर दिया जाता था। ये नहीं कि ये इसकी ज़मीन है तो ये यही खाएगा। उन लोगों ने क्या किया, सभी ज़मीनों को इकट्ठा कर दिया, देन वो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड कर दिया जाता था। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं रशियन पीजेंट्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीजेंट्स। सो बाय दिस टॉपिक इकोनॉमी एंड सोसाइटी वी हैव सीन दैट द introduction of Russian Revolution has started. Peasants और workers and landlords, सार, इन सभी के बीच में कॉन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो अब क्या बढ़ता जा रहा है, हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग तो हम लोगों ने कर लिया, अब रशियन रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा है, धीरे धीरे करके हम एक एक इनके मेजर स्टेप्स देख रहे हैं। सो इकोनॉमी एंड सोसाइटी हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक।